नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HMSR। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता इसका। और ये करने से क्या है कि जो ये मटेरियल है ज़्यादा किसानों तक पहुँच पाता है, वैज्ञानिकों तक पहुँच पाता है। आज का हमारा विषय है कि धान में इस समय कीट नियंत्रण कैसे करें। देखिए, ये जो इस साल का मौसम है, धान की बढ़वार के लिए बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। बारिशें भी अच्छी हो रही हैं और धान में फुटाव भी बहुत अच्छा है। एक आध समस्या को छोड़ करके लगभग धान की फसल अच्छी खड़ी है। हाँ, एक समस्या जरूर आई है कि धान में बोनने पौधों की समस्या, ये पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में रही। ये समस्या 2022 में देखी गई थी, 3 साल पहले, जो इस साल भी आई है और काफ़ी किसानों को अपने खेत प्लो अप करने पड़े हैं, जुताई करनी पड़ी है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अब आप जो खेती करते हैं रासायनिक खेती, इसमें आपकी समस्याएं हर साल बढ़ने ही वाली हैं। आपको देर सवेर इससे दूर हटना ही होगा और धीरे धीरे इसका अनुभव प्राप्त करें। शुरू में थोड़े एरिया में, चाहे घर के लिए लगा लें आप, 1 कनाल 2 कनाल, आधा एकड़ 1 एकड़, क्योंकि जो रासायनिक इनपुट जो प्रयोग किए जा रहे हैं उससे सारा सिस्टम ही बिगड़ रहा है। चाहे पौधों का सिस्टम है, मिट्टी का सिस्टम है, सूक्ष्म जीवाणुओं का, मनुष्यों का, पशुओं का, और यहाँ तक कि वातावरण का, हर जगह डिग्रेडेशन आ रही है। अब इसके लिए आपको प्रयत्न शुरू करना ही करना होगा, वरना कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि जैसे श्रीलंका का उदाहरण देते हैं कि वहाँ क्या हुआ कि अचानक जो बाहर से इंपोर्ट होते थे धान, जो फसलों में खाद और दवाइयाँ, वो बंद हो जाते हैं अचानक। दूसरे देश वाले उसको बंद कर देते हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता और देश में एक फूड सिक्योरिटी इशू, यानी कि जो फूड क्राइसिस वो आ जाता है। तो इसलिए, क्योंकि हमारे देश में भी ज़्यादातर खाद बाहर से ही आते हैं, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो तो लगभग सारा ही बाहर से आता है। DAP 50 से 60% बाहर से आता है और यूरिया भी 20-25% बाहर से आता है। देखिए, पता नहीं लगता कब क्या सिचुएशन आ जाए, क्योंकि विश्व स्तर पर काफ़ी चीज़ें बदलती जा रही हैं। इसलिए आप इसका अनुभव ले लें, अदरवाइज आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्राकृतिक खेती वो सिस्टम है जो आपको मजबूत जूतियां पहनाता है, क्योंकि किसान के चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। किसान को जो जिस चीज को, प्रकृति को भगवान समझता है, वो ही इसको मारती है। बेसमय बारिशें, तूफान, ओले, और जब तक आपकी बिक नहीं जाती मंडी में, तब तक समस्याएं आती रहती है आपको। इसलिए आपके चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। आप दुकान पर जाते हैं, एक बीमारी है, एक कीड़ा है, दवाई मांगते हो, 4-4 दवाइयां आपको दी जाती हैं, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। जबकि एक बीमारी के लिए, एक कीट के लिए एक ही दवाई होनी चाहिए थी, लेकिन आपका ज्ञान न होने की वजह से दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए आपके चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। आपको संभल जाना चाहिए, आपको अनुभव शुरू कर देना चाहिए, चाहे थोड़े एरिया में शुरू करें आप प्राकृतिक खेती। देखिए, एक तो बोनने पौधे की समस्या आई है। मैंने 2022 में भी इसकी मॉनिटरिंग की थी और इस साल भी लगातार मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी 110 एकड़ के करीब धान की रोपाई की जाती है। इसके अतिरिक्त जो भी किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, ये 2022 में भी, इस साल भी एक भी पौधा बोना नहीं था उनके खेतों में। क्यों नहीं था? कि ये एक वायरस की बीमारी है। वायरस का कोई भी रासायनिक इलाज नहीं होता है, चाहे कोरोना हो, लंपी हो, या यह पौधों की जो फिजी वायरस हो। इसमें केवल आपकी जो इम्यूनिटी है, अंदर की जो अक्षमता है, रोग और बीमारियों को जो लड़ने की क्षमता है, वो काम करेगी। इसमें देखिए, आपको जो खेत की इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, उनके खेतों में ये समस्या नहीं है। फिर भी कुछ किसानों के साथ मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि नए एरिया में
उन्होंने जब रोपाई की थी, यानी कि पिछले सालों में जिसमें प्राकृतिक रासायनिक खेती की जाती थी, उनमें आरंभ में कुछ पौधे बने दिखाई दिए हैं, लेकिन ज्यों ही उन्होंने उसमें जीवामृत सिंचाई के साथ देना शुरू किया तो वो बीमारी रुक गई और अब समस्या नहीं है, और उसमें जैसे फुटाव की समस्या है वो भी नहीं है, और उसमें बालियां ना आने वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब आगे क्या आने वाली समस्याएं हैं। एक तो जब आप निसरनी शुरू होगी तो उसमें जो दाने हैं, बालियां हैं, बदरंगे दाने आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, किस फसल में आमतौर पे आते हैं, जब हमारी फसल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा पत्ता छोड़ जाती है और पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर ज्यादा नरमी होती है, उनके अंदर ज्यादा स्टिफनेस, हार्डीनेस नहीं होती है, जिसमें कीट और बीमारियां जल्दी लगते हैं। देखिए, जब आप सुबह खेत में जाते हैं, तो ऊपर का पत्ता देखें, अगर ऊपर का पत्ता गिर रहा है, हवा में नीचे गिर रहा है, तो आप मान के चलें कि आपकी फसल में कीट और बीमारियों का अटैक होगा। आमतौर पे मान के चलें बात। और अगर पत्ता ऊपर का सीधा है, जो फ्लैग लीफ है, और उसमें हार्डीनेस है, पत्तों में थोड़ा सा स्टिफनेस है, ज्यादा सकुलेंसी नहीं है, ज्यादा नरम नहीं है वो, तो उसमें आपकी 50 से 60 और 70% तक कीड़े बीमारी खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे। एक बात की मैं पहचान बताता हूं कि जब आपकी फसल निसरने लगे, उस टाइम पे फसल का रंग जब आप बाहर से देखें तो हल्की पीली झलक आ जानी चाहिए, यानी कि जो घिया नुमा कलर है, घिया जो लौकी कहते हैं आप, बोटल गार्ड, उस तरह की फसल में झलक आ जानी चाहिए। और उसके बाद जो उसकी पकाई तक, उसमें क्या होगा, आपको समस्या का सामना लगभग नहीं करना पड़ेगा। और उसमें जैसे बदरंगे दाने हैं, या बासमती में आपकी गर्दन तोड़ आ जाती है, या दूसरे कीट आ जाते हैं आपके, उनमें कंट्रोल करने में काफी आसानी रहती है। अब एक जो मेजर समस्या है हरियाणा की और पंजाब के भी कुछ एरिया में, जैसे आपका पंजाब का फिरोजपुर साइड का मालवारी जन का एरिया है, वहां नमक की समस्या है पानी में। हरियाणा में भी लगभग 70% जो ट्यूबवेल के पानी है उनमें नमक की समस्या रहती है। जहां भी नमक की समस्या है वहां पर उगाड़ा या उकासा आता है। इसका मतलब क्या होता है कि लास्ट टाइम में जब आपकी फसल पक जाती है, खड़ी खड़ी आपको दिखाई देती है कि बहुत अच्छी फसल है मेरी, और मेरी फसल में 70 मन पैदा होगी, तो क्या होता है कि लास्ट टाइम में अड़की सी हवा चलती है तो वो फसल गिर जाती है और उसमें 70 की बजाय 40-50 ही रह जाती है आपकी पैदावार। क्यों रह जाती है कि उगाला में नीचे तने में गलन आ जाता है, गल जाता है तना, उसमें नीचे फंगस आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जहां भी नमक होता है पानी में, वहां खेत में पानी खड़ा रहता है, वो खेत पानी नहीं पीता है, कम पीता है। देखिए, जिन जमीनों में नमक ज्यादा हो जिद पानी में, और अगर जमीन ने पानी पीती है तो समस्या कम आएगी। लेकिन अगर पानी खड़ा हो जाता है, चाहे बारिश का पानी भी है, उन जमीनों में जहां पर नमक की मात्रा अधिक है, तो वो नमक पानी में घुल करके आपके तने को गलाने लग जाते हैं और नीचे से पत्ता पौधे सूखने लग जाता है। या जब देखिए आप सितंबर के बाद जब गर्मी बढ़नी शुरू होती है, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से पत्ता और उसकी नोक सूखनी आरंभ हो जाती है, वो भी नमक की वजह से होती है, और नीचे से जो फुटाव है वो सूखना शुरू हो जाता है और पूरा तना गलने लग जाता है। उसमें क्या होता है कि जब पानी खड़ा हो जाता है तो उसमें नीचे पानी साफ नहीं होता है, उसमें अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाती है, और ऐसा होने से उसमें तेले का अटैक बढ़ जाता है, जो सफेद पीठ वाला तेला या दूसरे तेला है। और ये वैज्ञानिकों ने बताया कि जो आपके बोने पौधे हैं, ये सफेद पीठ वाला तेला के माध्यम से फैलते हैं। तो जहां भी नीचे से साफ होगा आपका खेत, तना साफ होगा, उसमें गलन सड़न नहीं होगी पानी में, पानी ज्यादा टाइम तक आप खड़ा नहीं रखते हैं, विशेष तौर पे जहां नमक होते हैं वहां पानी खड़ा होता है, वहां सूखता नहीं है। चाहे बारिश का पानी भी है, अगर लगातार कई दिन तक खड़ा रह जाता है तो नीचे तना गल जाता है और थोड़ी सी हवा आती है, क्योंकि मौसम जब खराब हो जाता है तो थोड़ी सी हवा आते ही फसल आपकी गिर जाती है। तो उस हालात में क्या करें आप कि आपके खेत में नमक है। देखिए, अगर आपके खेत में
अघुलनशील नमक है यानी कि पीएच ज्यादा है तो उसका जिप्सम इलाज होता है। और मान लो आपने शुरू में जिप्सम नहीं दिया है तो आप पानी में सिंचाई के साथ औधी में 2 कट्टे 4 कट्टे सुराख करके डाल सकते हैं, वो धीरे धीरे खेत में चला जाएगा। और अगर घुलनशील नमक है, काफी एरिया में घुलनशील नमक भी है, पानी में घुल जाते हैं, उसमें ईसी बढ़ जाती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है खेत की। उसकी मैं निशानी बताता हूं कि जहां पर आपका नक्का होता है खेत का, जहां से पानी खेत में जाता है, उस तरफ के पौधे आपके स्वस्थ होते हैं। लेकिन वो पानी लास्ट में जाकर के खेत में जहां खड़ा होता है वहां पर पौधे आपके बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, फुटाव कम होता है। और अगर आप एक खेत से दूसरे खेत में पानी दे रहे हैं, यानी कि पहले किले में जिसमें पानी आया उसमें जहां नक्का था वहां पौधे अच्छे मिलेंगे, और जब पानी आपका जाता चला गया और वहां से एक किले में से दूसरे किले में आपने नक्का कर दिया है तो उसमें दूसरे किले में लास्ट में जाकर के और भी ज्यादा इसका प्रभाव दिखता है, असर दिखता है, फसल मरती है आपकी। इसके बाद धान के बाद मान लो आप गेहूं की फसल लेते तो वहां उसकी में भी बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है फसल में। तो ये उगाड़ा या उकासा कहते हैं इसको। इसके ऊपर करोड़ों रुपए की दवाइयां डलती हैं आप कहीं तो सफेद बाली के नाम पे, और उसमें तिल्ला बहुत ज्यादा आ जाता है, और उसमें आपकी सफेद बालियां नमक की वजह से भी आ जाती हैं। क्योंकि कैसे आती हैं कि जब आपको खेत में सफेद बालियां दिखती हैं तो आप अगर बासमती है तो सोचते हैं कि इसमें गर्दन तोड़ बीमारी है या गोब की सुंडी है। गोब की सुंडी तो किसी भी वैरायटी में आ जाती है। तो उसके लिए आप सफेद बाली के लिए आप नेक ब्लास्ट की दवाई डालते हैं या स्टेम बोरर की दवाई डालने लग जाते हैं, यानी कि जो गोब की सुंडी उसकी दवाई डालेंगे या गर्दन तोड़ की दवाई उसमें डालने लग जाते हैं। लेकिन अगर मान लो खेत में नीचे नमक है तो नमक की वजह से जब तना गल जाता है तो उसमें पोषक तत्व ऊपर नहीं चढ़ते हैं और आपकी जो नोड है, जो गांठें हैं आपकी, वो गड़ जाती हैं, और जब आप खींचते हैं तो गांठ टूट के बाहर आ जाती है। आप सोचते हैं कि इसमें कीड़ा है, इसमें गोब की सुंडी है, समस्या कुछ और है। इसके लिए कैथल जैसे इलाके मैंने देखा है जहां भी नमक ज्यादा है, कैथल में दोनों तरह के नमक है, लगभग हरियाणा में कोई जरूरी नहीं एक तरह के नमक हो, दोनों तरह के नमक भी हो सकते हैं, जिप्सम वाले भी और बिना जिप्सम वाले भी। तो इसमें आप अब क्या कर सकते हैं कि मान लो घुलनशील नमक हो विशेष तौर पे, उसमें आप 2 बार खेत का पानी बाहर निकालें, एक तो बालियां आने से पहले और एक बार बालियां आने के बाद खेत में पानी भर दें। उसमें 5-4 घंटे पानी जो खड़ा रह जाए तो ऊपर के जो नमक होते हैं पानी में घुल जाएंगे और उस पानी को बाहर निकाल दें। और यदि बारिश का पानी भी लगातार ज्यादा टाइम तक खड़ा रहता है उसको भी खेत में मत खड़ा होने दें आप, नहीं तो उसमें भी समस्या आ जाएगी। अब देखिए और समस्या क्या हो सकती है कि एक बीमारी है शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट क्या होती है कि जो ये डोल के साथ से शुरू होती है, बाहर की तरफ से जो घास होता है उससे ये बढ़ती है खेत में, उससे खेत में जाती है ये। इसमें क्या होता है कि जो तना होता है आपका, तने के ऊपर बड़े बड़े दाग आ जाते हैं, जैसे सांप की कांचड़ी होती है उस तरह के, जो तने की पकड़ होती है ना पत्ते की, उस पकड़ के ऊपर शुरू होते हैं, और जो एक पत्ता जो ऊपर वाला होता है, लास्ट पत्ता जो ऊपर फ्लैग लीफ आता है उस तक ये चढ़ जाती है, और जब वहां से होकर के कोई बालियां निकलती हैं तो उसमें काले दाने आते हैं आपके या खाली दाने आते हैं आपके। तो शीथ ब्लाइट में एक तो ये करें कि बाहर के जो घास है डोलों का वो साफ रखें। दूसरा ये है कि प्राकृतिक खेती में आमतौर पे नहीं आती है बीमारी, और फिर भी अगर आती है तो बाहर के जो 5-7 मीटर होते हैं उसमें आप गोमूत्र का 20%, 10 से 20% गोमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं आप इसमें। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जो गोमूत्र है वो इस बीमारी को, और दूसरी जो मिट्टी जनित बीमारियां हैं जो तने से चढ़ती हैं बीमारियां, उनमें गोमूत्र कामयाब होता है। चाहे जड़ गलन आती है आपकी, फ्यूजेरियम आती है, विल्ट आती है, तो इस तरह की बीमारियों में गोमूत्र कामयाब होता है। और इसके अलावा आप उसमें जरूरत पड़े तो आप जीवामृत का भी स्प्रे करें, क्योंकि जीवामृत में भी गोमूत्र होता है। और इसके अलावा बीमारियों के लिए, मान लो कोई बीमारी आपकी आगे भी आनी आपकी, तो उसमें प्राकृतिक खेती में क्या करेंगे आप, खट्टी लस्सी का स्प्रे कर देते हैं। खट्टी लस्सी 3 से 5 दिन पुरानी होती है, और उसमें आप कोई तांबे का बर्तन या तार भी डाल दें, और जब स्प्रे करें तो टंकी में 30-40 ग्राम हल्दी डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और 5%
आप खट्टी लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 100 लीटर में 5 लीटर खट्टी लस्सी लेकर के और उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। तो कोई भी बीमारी होगी उसके रोकने में ये मदद करेगी आपको। इसके अलावा जैसे मैंने बताया गौमूत्र का भी आप प्रयोग करते हैं खेत में। वैसे भी गौमूत्र को मान लो आपके पास जीवामृत नहीं है तो गौमूत्र जब भी आप खेत में इसको बहा सकते हैं बीच बीच में एक आध बार। अब बासमती मान लो किस्म आपकी बासमती ज्यादा बढ़ गई है तो उसमें ये कोशिश करें कि आप नीचे जैसे आप जीवामृत का प्रयोग करते हैं, जीवामृत के प्रयोग से उसमें खुराक भी आ जाती है, वो और ज्यादा मजबूत तगड़ी हो सकती है। तो पहले तो ये कोशिश करें कि हमारी जो बासमती ज्यादा बढ़ने ही ना पाए, उसमें काटने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जब आप काटेंगे, मान लो कुछ हिस्से में खेत के में बीमारी है तो काटने से जो दांती होती है आपकी उसको बीमारी के रोगाणु लग जाते हैं और सारे खेत में फैल सकती है वो, और बालियां भी उसमें छोटी आती है। तो इस तरह से आप जीवामृत और गौमूत्र का प्रयोग इसमें करेंगे तो मिट्टी जनित बीमारियां हैं, जो तने की बीमारियां हैं वो इसमें काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी, और जो खट्टी लस्सी का प्रयोग करेंगे जो ऊपर की जो बीमारियां हैं उसमें काफी हद तक वो कंट्रोल हो जाएंगी। अब इसमें कीट भी आते हैं इस टाइम पे, जैसे पत्ता लपेट सुंडी है, या गोब की सुंडी है, या तेला है, ऑपर है। तो इनके लिए जैसे रस चूसने वाले हैं, जैसे तेला है आपका, तो इसके लिए नीमास्त्र आपका काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो नीमास्त्र सारे कीटों में काम करेगा, और जब तक ये बारिशें चलती हैं तब तक आमतौर पे इन कीड़ों का प्रकोप कम होता है। जब ये बारिशें रुक जाती हैं, बीच बीच में रुक जाती है, तो पत्ता लपेट सुंडी का अटैक बढ़ने लग जाता है, दूसरा भी गोब की सुंडी का भी बढ़ने लग जाता है। तो जब तक ये बारिशें चलती हैं, इसलिए जो अर्ली किस्में आपकी वो सुरक्षित निकल जाती है, बाद की जो किस्में बच जाती हैं जैसे बासमती की बच जाती है, उसमें कीट और बीमारियों का आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इसमें अगर आपको जरूरत पड़ता है, जैसे तेला है, रस चूसता है, तो उसमें नीमास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र वैसे तो तीनों कीटों के लिए या दूसरे कीटों के लिए भी काम करता है, और इसके साथ साथ अगर सुंडी आ गई है जैसे आपकी, तो उसके लिए अग्नि अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, 10 परणी अर्क का ही प्रयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र आपको तुरंत आप अप्लाई कर सकते हैं 48 घंटे के बाद तैयार करके। ब्रह्मास्त्र को 1 महीने तक आप प्रयोग कर सकते हैं, अग्नि अस्त्र को 3 महीने तक आप प्रयोग कर सकते हैं, और 10 परणी अर्क को आप पूरे सीजन तक प्रयोग कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं घर पर या खेत में। तो इस तरह से आप जब ध्यान रखेंगे तो आपको कीट और बीमारियों का वैसे ही रुकावट रहेगी खेत में, और आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार।